ओनली आईएएस इसमें आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जो है हम लोग अपने कारवां को आगे बढ़ाते हैं और इस श्रृंखला में हम लोग आज बस थोड़ा सा एक मुद्दा बचा हुआ हम लोग का कि सिंध का अधिग्रहण करना है और फटाफट एक नई यूनिट की तरफ बढ़ रहे हैं। द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 का महान विद्रोह। तो आप सभी लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए फटाफट हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो अभी तक हम लोग क्या कर चुके हैं? तो अभी तक हम लोगों का आधुनिक भारत की श्रृंखला में पहला मुद्दा जो हुआ है मुगलों का पतन है और क्षेत्रीय राज्यों का उदय है। अगला जो हम लोगों ने किया है यूरोपियों का आगमन किया है। अभी जो है ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार देखा गया। और आज से कौन सा टॉपिक शुरू होगा? तो अगले टॉपिक हम लोग आएंगे द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857 1857 का महान विद्रोह, द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। चलिए भाई, तो नोट्स पहले अभी तो ये सिंध वाला मामला जो है वो 5 मिनट का भी नहीं है, तो सिंध वाला हम लोग कर लेते हैं और सिंध वाला करने के बाद जो आंग्ल सिख युद्ध है और सिंध का विलय एक ही बार में कर लिया जाएगा। तो शुरू करने से पहले कुछ आप लोगों के जो ऋषि जो है जमींदार और जागीरदार वाला अंतर मध्यकाल में आपको बताया जाएगा। जागीरदार जो है मुगलों के प्रशासनिक वर्ग को कहा जाता था, ट्रांसफरेबल होते थे। जागीरदार जो है हस्तांतरण एक जगह से दूसरी जगह उनका हस्तांतरण होता था। जमींदार जो होते थे, जमींदार अधीनस्थ जो है वो अधिकारी नहीं होते थे, अधीनस्थ सामंती स्थिति को कह सकते हैं कि वो होते थे। तो मध्यकाल में आप आएंगे, ये ऑप्शनल का मुद्दा है, ऑप्शनल में ये प्रश्न पूछा गया है या शायद आईपीएस मेंस में भी जीएस में पूछा गया है। मिडाइवल एज में जब आएंगे तो वहां पर हम लोग उसे किया जाएगा। चलिए बेटा, याद नहीं होता है तो मन को एकाग्रचित कीजिए, योगा होगा थोड़ा कीजिए, योगा होगा करेंगे। मैं देख गया बेटा, प्रेम जो है आपका कमेंट देख लिया, बार बार डालने की जरूरत नहीं है। योगा कीजिए, एकाग्रचित होइए और अंदर वो आग जगाइए, आईएएस बनना है, ठीक है। हाँ, तो शुरू करने से पहले जो है हम लोग आते हैं और कुछ आप लोगों के पहलू पे आते हैं जो सिकवा शिकायत वाला सेशन है, ठीक है। कुछ जो है तथ्य को लेकर के बच्चों के द्वारा फिर से वो किया गया है, कुछ कंसर्न रेज किया गया है। जो मैंने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध आप लोग को बताया था 1803 से 1806, कुछ बच्चों का कहना है कि सन 1803 से 1805 हुआ था। माइट भी की जो किताब आप पढ़ते हैं वहां पर आपकी किताब में 1803 से 1805 या कई सारी किताबों में दिया हुआ है। तो फैक्ट वाले पे आप लोग को जाना ही नहीं है, 1-2 साल आगे पीछे वाला जो फैक्ट है डिफरेंट राइटर में डिफरेंट मिलेगा। 1806 वाले में जो बहुत ज्यादा जिनको कंफ्यूजन है, तो ये एनसीईआरटी है, विपिन चंद्र वाली एनसीईआरटी है। विपिन चंद्र की एनसीईआरटी में पेज नंबर 58 है, पेज नंबर 58 जो है यहाँ पे मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है। पेज नंबर 58 की इस साइड में ये हाईलाइट आपको नहीं दिखेगा, बट लास्ट पैराग्राफ के ऊपर का जो लास्ट 2 लाइन है, पेज नंबर 58 पे सीधे वो लाइन में पढ़ देता हूँ कि कंपनी ने जनवरी 1806 ईस्वी में, अब यहाँ पे राजपूत नदी करके राजघाट है, जबकि एक्चुअली राजपूत घाट है, राजघाट की संधि के द्वारा होलकर के साथ शांति संधि स्थापित कर लिया। कोई डाउट इस पे नहीं होना चाहिए। कुछ चीजें बेटा, जैसे मैंने आपको एनसीईआरटी का प्रमाण दिखाया, कुछ चीजें एनसीईआरटी में भी गलत दिया हुआ है। फिर से सुनिएगा, कुछ चीजें एनसीईआरटी में भी गलत दिया हुआ है। ऐसे 10 उदाहरण आप कहेंगे, मैं एनसीईआरटी में दिखा दूंगा। जैसे आज ही जो है 1857 का जो विद्रोह है, तो 1857 का विद्रोह आप लोग करेंगे, इसमें एक एनसीईआरटी में मुझे गलत डेटा दिखा है कि 1857 के विद्रोह में ये मंगल पांडे को करें कि मंगल पांडे को जो है 29 मार्च को ही फांसी की सजा दे दिया गया। वो लाइन मैंने कहीं पे देखा हुआ था, पेज नंबर 116 पर अगर आप आएंगे 1857 का विद्रोह हम लोग करेंगे, फिर से आप कह देंगे कि ये जो है वो है। मैं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी में भी कुछ डेटा गलत दिया हुआ है। तो पेज नंबर 116 पे दिया हुआ है कि 29 मार्च 1800, इसके पहले मंगल पांडे का जिक्र है, मैं पढ़ देता हूं पूरा लाइन। मेरठ में विद्रोह भड़कने से पहले भी बैरकपुर में मंगल पांडे शहीद हो चुके थे। वे एक नौजवान सिपाही थे जिनको अकेले विद्रोह करने तथा अपने अधिकारियों पर हमला करने के कारण 29 मार्च 1857 को फांसी दे दिया गया था। ये गलत दिया हुआ है। 29 मार्च को उन्होंने विद्रोह किया था, 8 अप्रैल को उनको फांसी दिया गया था। अब भाई विपिन चंद्र की एनसीईआरटी है, महान इतिहासकार हैं, तो कहीं कहीं पे कुछ फैक्चुअल एरर दिया हुआ है। उसे जो कुछ छात्र हैं उसे मुद्दा मत बनाइए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध का मैंने प्रमाण एनसीईआरटी दिखाया, एनसीईआरटी भी त्रुटि से अछूता नहीं है। क्लास 6 वाली और क्लास 11 12 क्लास 6 7 8 वाली जो क्लास 6 में प्राचीन है, 7 में मध्यकालीन है, 8 में आधुनिक है। क्लास 11 12 की जो रामचंद्र शर्मा, सतीश चंद्र और विपिन चंद्र हैं, कम से कम 10 में दिखाऊंगा आपको कि 10 जगह पर क्लास 6 कोई दूसरा आंकड़ा बता रहा है और रामचंद्र शर्मा जो है कोई दूसरा आंकड़ा बता रहा है। यहां पर भी त्रुटियां हैं। कुछ और किताबें आप लोग कहां पढ़ते हैं? ये स्पेक्ट्रम की बुक है, मैं इंग्लिश मीडियम वाला पढ़ता हूं, तो आप लोग के में पेज नंबर इसमें कुछ डिफरेंस हो सकता है। और ये शायद हिंदी मीडियम में नहीं आती है। बड़ी शानदार किताब है, बहुत ही शानदार किताब है। अच्छा, ये जो स्पेक्ट्रम मैंने दिखाई, ये गाइड बुक है। आप लोगों में भले लोकप्रियता है, लेकिन ये कोई इतिहासकार नहीं है, ये गाइड बुक है। और हम लोग हमेशा प्रीफर करते हैं कि आप स्टैंडर्ड बुक पढ़िए, लोकप्रियता इसलिए पढ़ लीजिए। ये वाली जो बुक है स्नेहिल त्रिपाठी की, इन्होंने काफी अच्छा, देख के लग रहा होगा काफी मोटी किताब है और काफी अच्छा काम किया है। यहाँ पर भी आप लोग जो किताबें आप पढ़ते हैं उसकी वो दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड बुक्स के अलावा जो आप पढ़ते हैं।
अब इसमें स्पेक्ट्रम में आप देखेंगे तो जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध है उसका समय काल 1817 से 1819 दिया हुआ है। पेज नंबर भी मैं बता दे रहा हूं, इसका जो पेज नंबर है 106, पेज नंबर 106 पे जाएंगे स्पेक्ट्रम के। मेरे पास इंग्लिश वर्जन है, आपके एक दो पेज चार पे जाके पीछे हो सकता है, हिंदी मीडियम वाला आप लोग पढ़ते हैं। तो ये फैक्चुअल डिफरेंस है, एक एक साल वाले मुद्दे को मुद्दा मत रखिए, ठीक है। स्नेहिल त्रिपाठी की जो मैंने दिखाई है टाटा मैकग्रा पब्लिकेशन, बहुत ही प्रतिष्ठित पब्लिकेशन है और बल्कि बुक है, लेकिन जो कहा जाता है ना कि इंसाइक्लोपीडिया मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ भी नहीं छोड़े, इतनी शानदार किताब, स्पेक्ट्रम से भी एडवांस वर्जन है लेकिन थोड़ा सा बल्कि है, ठीक है। तो आंकड़ों की विविधता, अभी आप ये किताब पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप किताब सामने रख के पढ़ते हैं और वहां पर कुछ एरर आपको दिख गया, बस तुरंत लगा कि सर ने तो गलत पढ़ा दिया है, ठीक है। सर ने गलत नहीं पढ़ाया, राइटर में क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। अगला एक मुद्दा जो है किसी का था कि पेशवा का समय काल क्या था, फिर बालाजी विश्वनाथ जो है, तो 1708 से 1720 मैंने लिखा हुआ है। उसी वीडियो में ही मैंने कहा हुआ है कि शुरू में सेना करते के पद पे थे, बाद में क्या हुए, बाद में जाकर के पेशवा बने। तो ऐसा मतलब ना आप लोग कुछ बच्चे जो है ऐसा उसका वो मत बनाइए, तिल का ताड़ बनाने का कोई मतलब है नहीं, तो वीडियो में मैंने कहा हुआ है। कहीं कहीं पे होता है भाई, डिनर क्लास लिया जाता है, मैंने कहा कि बिपिन चंद्र की एनसीईआरटी में ये एरर है, महान इतिहासकार है, कभी कभी कुछ एरर हो जाता है, उस एरर को स्वीकार हम लोग करते हैं। जैसे कि पिछले क्लास में कहीं पे वो वंदे मातरम बोला था, वो भी पार्शियली नहीं था, वंदे मातरम आंदोलन चला हुआ था, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमिका रहती है, वंदे मातरम गीत वाला जो है वो था जिसको मैंने स्वीकार किया था। तो कुछ भी ऐसा इशू नहीं है, बस थोड़ा सा मैं क्लैरिफिकेशन कर दिया कि बच्चों के मन में जो दुविधा होती है उस दुविधा का समाधान किया जाए। देखिए भाई मैं पीडब्ल्यू में हूं, तो संस्थान से जुड़ा हूं, तो बहुत सोच समझ के जुड़ा हूं, तो संस्थान से जुड़ा हूं तो मेरे नजर में संस्थान बहुत अच्छी है। मेरी किताब को पूछेंगे तो मैं द बेस्ट बोलूंगा, ठीक है। द बेस्ट पीडब्ल्यू की बुक्स द बेस्ट है, क्योंकि ओनली ऐसे कंटेंट को इंडिया में आप देख रहे हैं बहुत अच्छा जो है वो चलता है। तो चलिए एक जो मुद्दा था आई फील की तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में संधि वाला जो मुद्दा था, संधि वाले में मैं बहुत डीप में नहीं गया, मैं ये कहते हुए निकल गया कि मंदसौर की संधि हुई और पेशवा को पेंशन दे दिया गया। जानबूझ करके बहुत डीप में नहीं गया, क्योंकि फिर वही है ना कि जब जिस क्लास में बच्चे ये पूछते हैं नवाब और दीवान में क्या अंतर है, तो मंदसौर जो हुआ था वो होलकर के साथ हुआ था, पूना वाली जो संधि हुई थी वो पेशवा, उतना डीप में आप लोगों में आवश्यकता है नहीं। जीएस का बैच है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप लोग देख सकते हैं, उतने डीप वाली आवश्यकता है नहीं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर में जब आपसे गलत करवाने पे आएंगे तो वो इतने डीप में जाएंगे, सूजी अजंजाओ की संधि कब हुआ या किससे हुआ या क्रम वाले पे आएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग कहां पर आते हैं, अब हम लोग फटाफट जो है आप लोग को, हाँ तो अब मुद्दे की बात है, आप लोग को किताब कौन सा पढ़ना चाहिए, तो एनसीईआरटी आप लोग पढ़िए। एनसीईआरटी जो लोग खत्म कर चुके हैं वो हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय से बिपिन चंद्र की आधुनिक भारत का इतिहास करके बुक आती है, आप उसे पढ़िए। ये सब गाइड बुक है जो मैंने अभी आपको दिखाया, आप लोगों में लोकप्रिय है इसलिए गाइड बुक है। स्पेक्ट्रम पढ़ना है तो राजवही वाली पढ़िए, बट वो एक गाइड बुक है, ठीक है। उसके भी डेटा को आप प्रमाण या आधार नहीं बना सकते हैं, क्लियर है। आइए चलिए हेडिंग दीजिए, आंग्ल सिख युद्ध का हेडिंग दीजिए, आंग्ल सिख युद्ध। लिखिए मुगलों के पतन के दौर में, मुगलों के पतन के दौर में सिख राज्य एक बार पुनः, सिख राज्य एक बार पुनः सुकर चाकिया मिसल, एक बार पुनः सुकर चाकिया मिसल के रणजीत सिंह के नेतृत्व में, रणजीत सिंह के नेतृत्व में समृद्ध और संगठित हुआ, समृद्ध और संगठित हुआ, फुल स्टॉप। महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह एक सामर्थ्यवान और दूरदर्शी, एक सामर्थ्यवान और दूरदर्शी शासक थे, शासक थे तथा इनके समय काल में, तथा इनके समय काल में अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी चाहते हुए भी सिख साम्राज्य को नहीं हड़प सके, सिख साम्राज्य को नहीं हड़प सके, फुल स्टॉप। वर्ष 1809 में, वर्ष 1809 में ब्रिटिश कंपनी और रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि हुई, अमृतसर की संधि हुई तथा सतलज नदी दोनों राज्यों के मध्य विभाजक रेखा के रूप में काम किया, दोनों राज्यों के मध्य विभाजक रेखा के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए, वर्ष 1839, 1839, वर्ष 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात, रणजीत सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके कमजोर उत्तराधिकारियों ने
शासन सत्ता का नेतृत्व किया, जिससे उनके कमजोर उत्तराधिकारियों ने शासन सत्ता का नेतृत्व किया, जिससे एक बार पुनः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर पश्चिम भारत में अपने राजनैतिक महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने में जुट गई, जो कि अंततः आंग्ल सिख युद्ध का कारण बना। मैंने उज्जवल आपका पढ़ लिया, आप बार बार मत कीजिए। मैंने कहा लव यू ऑल, आप सभी लोगों को उतना ही मैं स्नेह रखता हूं जितना आप लोग मेरे प्रति रखते हैं। बार बार एक ही कमेंट को करने की जरूरत नहीं है। हेडिंग दे दीजिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। कारण पहला पॉइंट लिखिए। पहला कारण महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु और उनके कमजोर उत्तराधिकारी। नेक्स्ट, सिख सरदारों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं तथा आपसी गुटबंदी। कुछ भी जो ये सब अलग अलग पब्लिकेशन लिख रहा है, राइटर का नाम लिख रहा है, मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूंगा। जो किताब मैंने कहा उसी को पढ़िए। सिख सरदारों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं और उनकी गुटबंदी। नेक्स्ट, अंग्रेजों की संपूर्ण भारतवर्ष में अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम भारत की ब्रैकेट में सिख साम्राज्य कर लीजिए। उत्तर पश्चिम भारत की ब्रैकेट में सिख साम्राज्य की भू राजनीतिक दृष्टिकोण से अत्यधिक महत्वपूर्ण होना। नेक्स्ट, अंग्रेज भारत की प्राकृतिक सीमा हिंदू कुश पर्वतमाला तक पहुंचना चाहते थे। अंग्रेज भारत की प्राकृतिक सीमा हिंदू कुश पर्वतमाला तक पहुंचना चाहते थे ताकि संभावित रूसी आक्रमण को समाप्त किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट, उपयुक्त सभी कारणों ने प्रथम आंग्ल सिख युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया और अंततः गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग ने सेनापति लॉर्ड गफ के नेतृत्व में सिख युद्ध का आरंभ किया। फुल स्टॉप। सिख नेतृत्व अल्पवयस्क शासक महाराजा दिलीप सिंह जिन्हें महारानी जिंदन नेतृत्व दे रही थी, उनकी मां महारानी जिंदन नेतृत्व दे रही थी, से लड़ा गया। हेडिंग दे दीजिए युद्ध का परिणाम। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध में विजयी रही तथा 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि के साथ यह युद्ध समाप्त हुआ।
हेडिंग दे दीजिए लाहौर की संधि। लाहौर की संधि। महाराजा रणजीत, लाहौर की संधि में पहला लिखिए, महाराजा रणजीत सिंह को सतलज नदी के दक्षिण के, सतलज नदी के दक्षिण के सारे क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा, सारे क्षेत्र अंग्रेजों को देना पड़ा। नेक्स्ट, युद्ध क्षतिपूर्ति की राशि, युद्ध क्षतिपूर्ति की राशि 1.5 करोड़ रुपया, 1.5 करोड़ रुपया सिख साम्राज्य पर आरोपित किया गया, सिख साम्राज्य पर आरोपित किया गया। नेक्स्ट, सिख सेना सीमित कर दिया गया, सिख सेना सीमित कर दिया गया तथा दिलीप सिंह को राजा स्वीकार करके, सिख सेना सीमित कर दिया गया तथा दिलीप सिंह को राजा स्वीकार करके महारानी जिंदन को उनकी संरक्षिका के रूप में स्वीकार किया गया, उनकी संरक्षिका के रूप में स्वीकार किया गया। राजा, आप अपने मोबाइल का वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, या तो आपका मोबाइल जो है पुराना जो है प्रोसेसर होगा, कितना भी टीचर धीरे बोले ना, वो अगर वॉल्यूम सही है तो वो उसी फॉर्म में आपके पास जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट कीजिए, नेक्स्ट पॉइंट, हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिडेंट बनाकर लाहौर भेज दिया गया, हेनरी लॉरेंस को ब्रिटिश रेजिडेंट बनाकर लाहौर भेज दिया गया। लिखिए भैरोवाल की संधि, हेडिंग दीजिए भैरोवाल की संधि, भैरोवाल की संधि 22 दिसंबर 1846, 22 दिसंबर 1846। लिखिए लाहौर संधि के कुछ महीने के बाद, लाहौर संधि के कुछ महीने के पश्चात एक बार पुनः, लाहौर संधि के कुछ महीने के पश्चात एक बार पुनः एक नवीन संधि किया गया, एक नवीन संधि किया गया जिसे भैरोवाल की संधि कहते हैं, जिसे भैरोवाल की संधि कहते हैं। देखिए इस संधि के अंतर्गत महारानी जिंदन को दिलीप सिंह के संरक्षिका के, महारानी जिंदन को दिलीप सिंह की संरक्षिका से हटाकर उन्हें पेंशन दे दिया गया, उन्हें पेंशन दे दिया गया। नेक्स्ट, सिख साम्राज्य के प्रशासन के लिए, सिख साम्राज्य के प्रशासन के लिए 8 लोगों की एक परिषद का गठन किया गया, 8 लोगों की एक परिषद का गठन किया गया जो कि ब्रिटिश रेजिडेंट की अध्यक्षता में कार्य करेगा, जो कि ब्रिटिश रेजिडेंट की अध्यक्षता में कार्य करेगा। हेडिंग दे दीजिए द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 1849, 1848 से 1849। कारण लिखिए, कारण, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध वस्तुतः मुल्तान के सिख गवर्नर मूल राज के विद्रोह के साथ शुरू हुआ, मूल राज के विद्रोह के साथ शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग की साम्राज्य विस्तारवादी नीति ने, लॉर्ड हार्डिंग की साम्राज्य विस्तारवादी नीति ने चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के परिणाम को अंततः ब्रिटिश कंपनी के पक्ष में मोड़ दिया, अंततः ब्रिटिश कंपनी के पक्ष में मोड़ दिया तथा दिलीप सिंह को उच्च शिक्षा के लिए लंदन भेज दिया गया और महारानी जिंदन के पेंशन को कंटिन्यू, तो निरंतर रखा गया। नेक्स्ट,
लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर हीरा महारानी जिंदन से लेकर इसे ब्रिटेन की साम्राज्ञी को उपहार स्वरूप भेंट किया। हेडिंग दे दीजिए सिंध का विलय। लिख लीजिए, मैं 2 मिनट में समझा देता हूं। सिंध का विलय। उत्तर भारत के गंगा के मैदान की तरह सिंध भी एक अत्यंत समृद्ध क्षेत्र था, जो अंग्रेजों के आर्थिक महत्वाकांक्षाओं तथा उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू कुश पर्वतमाला तक विस्तार के लिए और सिख साम्राज्य पर अस्थायी नियंत्रण के लिए, अस्थायी मतलब परमानेंट, अस्थायी नियंत्रण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। नेक्स्ट, अंततः चार्ल्स नेपियर ने वर्ष 1843 में सिंध का विलय किया और इस प्रकार अरब क्षेत्र तक ईरान की सीमा, ईरान के सीमावर्ती क्षेत्र तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। चलिए भाई, अगर देखेंगे कुछ ऐसे करके आता है। ये वाला जो एरिया है, ये कुछ ऐसे, पाकिस्तान का जो है कुछ ऐसे करके आता है। ये हमारा कच्छ की खाड़ी है और ये खंभात की खाड़ी है, ये अरब सागर है। सिख साम्राज्य जो हम लोग महाराजा रणजीत सिंह पे बात कर रहे थे, जम्मू और कश्मीर का क्षेत्र उनका था। ये जो भारत वाला पंजाब का क्षेत्र है, ये उनका था। पाकिस्तान का पंजाब का क्षेत्र उनका था। मुल्तान का क्षेत्र उनका था। मींस कि एक बड़े साम्राज्य पे क्या था, एक बड़े साम्राज्य पे महाराजा रणजीत सिंह का अपना जो है नियंत्रण था। इसी के नीचे सिंधु और उसकी सहायक नदी सुने हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास और सरस्वती। जैसे गंगा यहां पर आकर के डेल्टा बनाता है, वैसे ही क्या है, वैसे ही सिंधु यहां पर आकर के डेल्टा बनाती है। सिंधु नदी का ही क्षेत्र क्या है, सिंध प्रदेश है। सिंध प्रदेश क्या रहता है, एक अत्यंत उर्वर क्षेत्र है, अत्यंत उर्वर क्षेत्र है। इसके साथ साथ व्यापारिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी क्षेत्र में भाई जो है कराची बंदरगाह जो पाकिस्तान का आता है, उस इसी वाले सिंध के मुहाने के तटीय एरिया में, कोस्टल एरिया में आता है। अब इस क्षेत्र से क्या था, इस क्षेत्र से जो सिंधु नदी बह रही है, सिंधु नदी के रास्ते जो है ब्रिटिश सामान को जो है ऊपर जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वहां तक आसानी से पहुंचाया जा सकता था। एक तो भाई स्थल मार्ग से मुंबई पे सामान आया, गुजरात में, और गुजरात में इस तरीके से होते हुए, राजस्थान होते हुए, दिल्ली, पंजाब होते हुए, फिर जो है पाकिस्तान वाले पंजाब, मुल्तान और पेशावर, उन सारे क्षेत्रों में भेजा जाए। अगला माध्यम है कि अगर सिंध का क्षेत्र अंग्रेजों का हो जाए, तो यहाँ की सिंधु नदी के माध्यम से ही इनकी जहाज जो है पावर बोट जो है, जो मशीन से एक तो नाव होती है जिसे खिया जाता है, और एक इंजन के सहारे जो नाव चलती है, पावर बोट जो है वो 1820-30 के दशक में आता है। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में आप लोग सुने होंगे, डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से सबसे नजदीक है। यूरोप से भूमध्य सागर पार किए सीधे नीचे कहां पे है, अफ्रीका महाद्वीप है। परंतु लैटिन अमेरिका यूरोप का उपनिवेश बन गया, एशिया यूरोप का उपनिवेश बन गया, उत्तरी अमेरिका यूरोप का उपनिवेश बन गया। सबसे बाद में अगर कोई उपनिवेश बना तो वो कौन बना, अफ्रीका महाद्वीप बना। कारण पूछता है कि अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से सन्निकट होने के पश्चात भी सबसे बाद में यूरोप का उपनिवेश क्यों बना। लगभग 1880 के दशक में अफ्रीका जो है यूरोप का उपनिवेश बना। हमारे यहां पर कब है भाई, 1757 में ही आ चुके हैं।
अमेरिका 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस खोजता है, 16वीं शताब्दी से उपनिवेश के रूप में हो जाता है। अफ्रीका 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में बनता है उपनिवेश। तो क्यों, कारण क्या है? तो भौगोलिक जो बाधाएं रहती है वो कारण है। बहुत सारे कारण है, जिसमें एक क्या है कि अफ्रीका महाद्वीप की नदियां जो है वो बहुत तेज धार वाली नदियां हैं, और बहुत तेज धार से नाव से एक दिशा में, धारा की दिशा में जाना तो आसान था, परंतु विपरीत दिशा में आना लगभग नामुमकिन था। तो सिंधु नदी के साथ भी तो वही है भाई ना, कि बहाव की दिशा के रिवर्ट में जाना है। तो पावर बोट इंजन आ चुका था, इस नदी के सहारे जो है ऊपर तक जाकर के व्यापार करना आसान था। तो इनके लिए सिंध का महत्व किस लिए था? व्यापारिक रूप से महत्व था। 1839 में ही महाराजा रणजीत सिंह मर गए। मरने के बाद कमजोर उत्तराधिकारी हैं, मतलब निगाहें तो भाई 1809 में भी था ना, 1809 में भी पंजाब का अधिग्रहण करना चाहते थे, कर नहीं पाए, तो अमृतसर की संधि से विराम लग गया। अब सिख साम्राज्य पे नियंत्रण के लिए अगर नीचे भी अंग्रेजों का साम्राज्य हो जाए तो यहां से नियंत्रण और इधर से नियंत्रण, दोनों तरफ से नियंत्रण आसान हो जाएगा। इसलिए भी सिंध महत्वपूर्ण है। ईरान को संतुलित करने के लिए भी सिंध महत्वपूर्ण है। संपूर्ण उत्तर पश्चिम भारत और अंततः फाइनल डेस्टिनेशन कहां पे? हिंदू पर्वतमाला खैबर दर्रा तक पहुंचना चाहते थे, उसी को ब्लॉक करना चाहते थे कि रूस उधर से आक्रमण न करे। आज कनाडा के भाई जो हेड ऑफ पॉलिटिशियन जो ट्रूडो नाम है, उन्होंने भी आज भारत के बारे में कहा नहीं, भारत एक महत्वपूर्ण भू राजनीतिक शक्ति है, जियो पॉलिटिकल पावर है। कुछ उसी रूप में नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया का जियो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, भू राजनीतिक महत्व है, रूस के आक्रमण को संतुलित करने के लिए और ईरान को संतुलित करने के लिए। और इसी दृष्टिकोण से क्या होता है, अंततः जो है 1843 में चार्ल्स नेपियर जाता है। चार्ल्स नेपियर जो है बाकायदे स्टेटमेंट देता है, सिंध का अधिग्रहण करना एक धृष्टता होगी, फिर भी हम ऐसा करेंगे क्योंकि अंग्रेजों के लिए हितकर है। खुद धृष्टता मतलब क्या होगा? धृष्टता मतलब उसे क्या बोलेंगे, ढिठाई होगा। कहता है सिंध का अधिग्रहण करना एक धृष्टता होगा, लेकिन फिर भी हम ऐसा करेंगे। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली भी इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकली भी इंपॉर्टेंट है और स्ट्रेटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और सामरिक रूप से इसका महत्व है। और अंततः 1843 में अधिग्रहण हो जाता है। अधिग्रहण के साथ ही क्या होता है, लगभग भारतवर्ष में विस्तार की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। अब भाई उत्तर भारत क्या रहता है? उत्तर भारत 1764 में इनके नेतृत्व में आ गया था, इनके अधीन आ गया था। दक्षिण भारत जो है 1818 तक आ गया। 1843 में सिंध हो गया, 1848-49 तक सिखों का काम खत्म हो गया। अब कुल मिलाकर के क्या हुआ? कुल मिलाकर के ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में विस्तार हो गया, संपूर्ण भारत में विस्तार हो गया। यहीं पे इस यूनिट की कहानी खत्म होती है। अगले यूनिट की तरफ बढ़ने की तैयारी की है। चलिए, तो इस यूनिट से कहीं पे कोई डाउट है भाई? हम लोगों ने 8 लेक्चर के आसपास इस पे किया गया। एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। आई फील कि वी हैव टेकन ऑलरेडी द 7th और द 8th लेक्चर ऑन दिस टॉपिक। स्पेक्ट्रम बुक नहीं समझ में आ रहा है? स्पेक्ट्रम भी देखिए, यही आज लेकर के मैं आया हूं। ये भी लगभग कितना है, 850 पेज की किताब है। 850 पेज। अगर अभी आपका लेवल नहीं है, पहले से किताब पढ़ने का अगर आदत नहीं है, तो 850 पेज में क्या समझ में आएगा? और इधर उधर सब कुछ कवर कर दिया। हम लोगों की कला क्या होती है, किसी भी टॉपिक को कंपाइल करना, संगठित करके और उसे एक रुचिकर तरीके से प्रस्तुत कर देना। आइए भाई, तो कहां पे बढ़ते हैं? 1857 का महान विद्रोह। द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो 1857 का महान विद्रोह एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। पहला मुद्दा क्या है? पहला मुद्दा है कि 1857 का विद्रोह क्यों, क्रांति क्यों नहीं कहा जाता? अमेरिका की क्रांति कहते हैं, फ्रांस की क्रांति कहते हैं, और 1857 की क्रांति हम लोग क्यों नहीं कहते? इसे विद्रोह क्यों कहते हैं? पहले उसे समझा जाए, उसके बाद इसके कारण को समझा जाए। इसका कारण क्या है? 1857 के विद्रोह के मल्टी डायमेंशनल रीजन रहते हैं। कारण के बाद विद्रोह का प्रसार देखा जाए, विद्रोह की शुरुआत और उसका प्रसार, बिगिनिंग ऑफ द रिवोल्ट एंड द प्रोग्रेस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। प्रसार के बाद फिर इसका परिणाम देखा जाए। परिणाम क्या था? आप सभी लोगों को पता है कि परिणाम जो है असफल था। क्या था? असफल था। तो अगला मुद्दा क्या देखा जाएगा? असफलता के कारण कौन से थे? असफलता के कारण कौन से थे? भाई जब जान की बाजी लगा दी गई और इतने सारे जो कर सकते हैं कि जो मतवाले थे, आजादी के मतवाले थे, अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया,
तो आखिर मुद्दा बनता है भाई कि क्यों असफल हो गए। ठीक है, अब भाई असफल हो गए तो थोड़ा इस पे भी विचार कर लिया जाएगा कि विद्रोह की प्रकृति क्या थी। 1857 के विद्रोह की प्रकृति क्या था, या इसे स्वरूप कहते हैं, इसका स्वरूप क्या था। इसके बाद फाइनली देखा जाएगा कि विद्रोह का प्रभाव क्या था। इसका प्रभाव अंततः भले ही असफल हो गया, परंतु इसका प्रभाव क्या था। ये क्या हो गया, ये हम लोग का पूरा इस यूनिट का जो है एक सिनॉप्सिस हो गया, एक कंप्लीट जो है कह सकते हैं इसका कैसे अप्रोच करना है वो हो गया। किन किन चीजों को इस यूनिट पे पढ़ना है वो हो गया। ठीक है, तो आइए भाई पहले हम लोग इस मुद्दे पे विचार करें कि इसे विद्रोह क्यों कहते हैं, क्रांति क्यों नहीं कहते हैं। 1857 का विद्रोह क्यों, क्रांति क्यों नहीं। 1857 की क्रांति क्यों नहीं। कोई छात्र इसका उत्तर देना चाहेंगे भाई। Why we used to say that this was the revolt of the 1857? Why we do not used to say that this was the Great Revolution of 1857? किसी छात्र को कोई अंतर पता है? अगर पता है तो बताइए। तो पहला मुद्दा क्या है भाई, हमारा विद्रोह 1857 में है और हम जो है लगभग 70-80 साल पहले हमसे हुआ था। हम क्या कहते हैं, अमेरिका की क्रांति कहते हैं। अमेरिका की क्रांति 1776 ईस्वी। हमसे वही 70-80 साल पहले हम क्या कहते हैं, फ्रांस की क्रांति कहते हैं। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी। तो हमसे अगर 75 साल 80 साल पहले कोई घटना घट रहा है, उन्हें हम क्रांति कर रहे हैं, और हमारे यहां पे हो रहा है हम उसे विद्रोह कर रहे हैं। हाँ वेरी गुड, पूजा ने बहुत बढ़िया वो दिया है कि नहीं स्वतंत्रता और गुलामी से रिलेटेड नहीं है। पूजा नाम की बच्ची का मैंने कमेंट पढ़ा, उसमें बहुत अच्छा बताया है। ठीक है, असल में क्रांति किसे कहते हैं, तो क्रांति में जो है नहीं ये सारे उत्तर नहीं है। क्रांति में क्या होता है, क्रांति में जो प्री कंडीशन है, क्रांति की जो पूर्व शर्त है, उसमें जो पहले की व्यवस्था चल रही है उसमें तीव्र परिवर्तन आता है। उसमें जो है तीव्र परिवर्तन आता है। विद्रोह में क्या है, विद्रोह में ये परिवर्तन, अगर 1857 का विद्रोह जो हम लोग करें अगर ये सफल हो गया था, अरे अमेरिका की क्रांति क्यों कहते हैं, अमेरिका में भी अंग्रेजी शासन कर रहे थे ना, तो अंग्रेजी शासन कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों के शासन को अमेरिकियों ने क्या किया, उखाड़ फेंका। जो पहले की व्यवस्था है उसमें क्या हुआ है, रैंडम चेंज आ गया, तीव्र गति से परिवर्तन हो गया। जब तीव्र गति से परिवर्तन हो गया तो वो क्रांति है। अगर अमेरिका में भी ये ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने में असफल रहते हैं तो यहां भी इसे विद्रोह कहा जाता, यहां भी इसे विद्रोह कहा जाता। क्यों, क्योंकि पूरी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ ही नहीं। फ्रांस की क्रांति में क्या हुआ भाई, सदियों पुरानी बुर्बो वंश को, जो निरंकुश वंश था, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध में मैंने चर्चा किया था, उसे इन्होंने उखाड़ फेंका। अगर असफल हुए रहते तो इसे फ्रांस का विद्रोह कहा जाता। सफल हो गए पूर्व की व्यवस्था को, सदियों पुरानी व्यवस्था में क्या हुआ, तीव्र परिवर्तन हुआ, इसलिए क्रांति है। रूस की क्रांति क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां से जॉर्ज निकोलस द्वितीय जो वहां भी निरंकुश राजवंश रहता है, उस निरंकुश राजवंश को ये उखाड़ फेंकते हैं, रोमनो डायनेस्टी रहती है। चीन की क्रांति क्यों कहते हैं, चीन की दो क्रांति हुई थी। पहले मांचू वंश को डॉक्टर सन यात सेन रहते हैं, जिन्हें चाइनीज गांधी कहा जाता है, मांचू वंश को हटा दिया, पूर्व व्यवस्था में परिवर्तन हो गया, उनकी क्रांति। बाद में 1949 की क्रांति, चांग काई शेक की जो राष्ट्रवादी सरकार है उसे माओ जेडांग के नेतृत्व वाली साम्यवादी सरकार ने प्रतिस्थापित कर दिया, क्रांति कहते हैं। सही है, तो इस तरीके से क्या है भाई, इस तरीके से जो है क्रांति और विद्रोह में क्या अंतर है। अगर सदियों से चली आ रही जो व्यवस्था है, अगर उसमें तीव्र परिवर्तन आ गया तो वो क्रांति, नहीं आया तो वो विद्रोह। चलिए भाई, तो ये क्या है, ये जो है क्रांति और विद्रोह का अंतर है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं 1857 के महान विद्रोह का कारण, द ग्रेट मल्टीडायमेंशनल फैक्टर बिहाइंड द ग्रेट रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्या कारण है भाई, तो पहला कारण हम लोग देखा जाएगा राजनैतिक कारण है। अगला जो है प्रशासनिक कारण है। अगला जो है सामाजिक कारण है। राजनैतिक कारण, प्रशासनिक कारण, सामाजिक कारण।
अगला जो है आर्थिक कारण है। नेक्स्ट जो है धार्मिक सांस्कृतिक कारण है। धार्मिक सांस्कृतिक कारण है। अगला जो है तात्कालिक कारण है। तात्कालिक कारण है। अगला जो है मनोवैज्ञानिक कारक है या वैचारिक, आइडियोलॉजिकल फैक्टर इसे कहते हैं, वैचारिक कारक है। अगला जो है बाह्य कारक है। बाह्य कारक है। 1857 के महान विद्रोह के कारण कौन कौन से हैं? There are the multi-dimensional region, the political factor, administrative factor, socio-economic factor, religious cultural factor, immediate factor, ideological factor and external factor. तो अगर मेंस में पूछ दिया ऐसे तो आप पॉइंट वाइज में प्री के लिए क्या पॉइंट वाइज में भी अगर डेटा पता है कोई इशू नहीं है, परंतु मुख्य परीक्षा में नॉलेज आपका प्री में चेक हो जाता है। अगर प्री आपने निकाल लिया इसका मतलब कि अब यूपीएससी को, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को आपकी सामर्थ्य क्षमता पे, मतलब आपके नॉलेज पे कोई डाउट नहीं है। मेंस की जो परीक्षा होता है, मेंस की परीक्षा पूर्णतः आपके प्रशासनिक गुणों को परखने की परीक्षा है। पहले भी मैं स्पष्ट कर चुका हूं, नॉलेज चेक करना रहता तो मेंस में 100 की जगह पे 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लेते। आपके अंदर प्रशासनिक व्यक्तित्व तो है कि नहीं है, ये मेंस से पता चलता है। प्रशासनिक कौशल है कि नहीं है, जब तक उत्तर को व्यवस्थित रूप से, एक क्रमिक रूप से नहीं रखेंगे, नॉलेज आपके पास चाहे जितना हो, आप इस मंच के लिए नहीं। नाम ही पेपर का क्या है, जनरल स्टडी। उनको बहुत एक्सपर्ट स्टडी नहीं चाहिए। They are not looking for your expert knowledge, in-depth knowledge. Actually, they are willing to judge your bureaucratic skill. ज्ञान सामान्य हो परंतु कौशल, मतलब हर चीज को। कौन 1857 में क्या नया पढ़ेंगे भाई, और छोटा सा टॉपिक है, और ऐसा टॉपिक है जिसपे हर बच्चे के पास ज्ञान है। नंबर कहां से मिलेगा? तो हर बच्चा एक प्रश्न को लिख रहा है तो औसत मार्किंग, एवरेज मार्किंग होगा। इसी को अगर आप डिफरेंट वे में, एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रख रहे हैं, ये आपकी रचनात्मक कौशल है, और इसी रचनात्मक जो क्रिएटिविटी है मार्क्स इसी पे मिलता है। तो चलिए भाई, राजनीतिक कारण में हम लोग देखते हैं, राजनीतिक कारण के पहलू को देखते हैं, समझते हैं। राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण ईस्ट इंडिया कंपनी है। ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुआ? 1600 में स्थापित हुआ। वर्ष 1600 से लेकर 1757 ईस्वी तक ये क्या रहते हैं? तब तक ये जो है एक व्यापारिक कंपनी रहती है। व्यापारिक कंपनी रहती है। 1757 में क्या होता है? प्लासी का युद्ध होता है, और यहां से क्या होगा? यहां से साम्राज्य विस्तारवादी भूमिका में आ जाते हैं। साम्राज्य विस्तारवादी भूमिका में आ जाते हैं। ये साम्राज्य विस्तारवादी भूमिका कब तक चलता है? तो ये 100 वर्षों तक चलता है। 100 वर्षों तक चलता है, 1757 से लेकर 1857 तक। अब 100 वर्षों का जो शोषण है, 100 वर्षों का जो विस्तार है, कहानी भाई कहां से शुरू हुआ था? कहानी जो है प्लासी से शुरू हुआ। आप जो युद्ध पढ़े वो मेजर मेजर बैटल पढ़े। प्लासी से शुरू हुआ, फिर उत्तर भारत से फिर दक्षिण भारत में मैसूर और मराठे, फिर उत्तर पश्चिम भारत, फिर सिंध। इतने सब के बाद भी 562 देशी रियासत, लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर की भूमि जो है वो ब्रिटिश नियंत्रण से बाहर थी। लेकिन क्या था? लगभग संपूर्ण उपमहाद्वीप पे कब्जा हुआ। तो कुछ प्रमुख गवर्नर जनरल रहते हैं, कुछ प्रमुख गवर्नर जनरल हैं, गवर्नर जनरल हैं, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य विस्तारवाद को बढ़ावा दिया। कौन कौन है इसमें भाई? तो शुरू हो जाइए। लॉर्ड क्लाइव हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स हैं, कार्नवालिस के बाद वेलेजली है, लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं। ये वॉरेन हेस्टिंग्स है, वो लॉर्ड हेस्टिंग्स रहते हैं। लॉर्ड हेस्टिंग्स हैं, लॉर्ड डलहौजी हैं,
लॉर्ड डलहौजी हैं। धीरे धीरे करके इन्होंने क्या किया, धीरे धीरे करके भारत के जो देसी राजे रजवाड़े थे ये उजड़ते गए। जब ये उजड़ते गए तो उनकी जगह पे कौन आता गया, उनकी जगह पे एक विदेशी शक्ति जो है वो आती जाती है। उजड़ कौन रहा है भाई, भारत के देसी राजे रजवाड़े। राजे रजवाड़े कौन से वर्ग हैं, राजनैतिक वर्ग हैं। एक दो साल तो ये हो नहीं रहा है, ये प्रक्रिया 100 वर्षों तक चल रही है। कहावत आपने सुना है, अति का भला न बरसना, अति का भला न चुप। अंग्रेजों की अति हो रही है भाई, एक जीते रहते, दो जीते रहते, चार जीते रहते, या कोई भी चीज 10-5 साल किए रहते हैं। 100 वर्षों से जो कहा जाता है ना, वही पुराना तेरा बहाना। भारत का जो राजनीतिक समूह है, जो ये देसी रजवाड़े हैं, हर एक्शन का रिएक्शन होता है, एक्शन का रिएक्शन। भारत का ये देसी राजनीतिक वर्ग के अंदर विद्रोहात्मक प्रवृत्ति, अरे भाई राजा का क्या लूट रहा है, राजा का अपना रजवाड़ा लूट रहा है, जो शाही शानो शौकत की जिंदगी थी वो लूट रही है। उनके दिल को सुकून तो मिलेगा ना भाई, लाजमी है ना कि विद्रोह की प्रवृत्ति। अभी आप गांव के हैं, कोई कह दे कि जो है कल से आपकी खेती बाड़ी हमारी हो गई, सारी खेती बाड़ी को गांव से कर दिया जाए कि आपका जो है सरकार का हो गया, आपकी सरकार के खिलाफ आपकी जो है सोच को देखा जाए। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है भारत का राजनीतिक वर्ग 100 वर्षों के साम्राज्य विस्तारवादी नीति जो क्रमशः क्लाइव से लेकर के डलहौजी तक चला था, इससे क्या रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। और वही अंततः क्या हो जाता है, वही अंततः 1857 के विद्रोह का कारण बन जाता है। इसमें खास करके ये जो दो थे, जो वेलेजली है और डलहौजी है, वेलेजली और डलहौजी, इन्होंने विस्तारवाद तो इन सब ने किया। इस विस्तारवाद में इन्होंने तीव्र साम्राज्य विस्तारवाद किया, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर किया, रैपिड एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर किया। वेलेजली ने सहायक संधि लाया, डलहौजी ने कौन सी नीति लाया, डलहौजी ने हड़प नीति लाया। हड़प नीति में वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके अपनी संतान नहीं, अगर कोई भी गोद लिया हुआ है तो आपका राज्य मान्य ही नहीं होगा। उसी तरीके से वेलेजली का मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती जो है सहायक संधि स्वीकार कीजिए। कुल मिलाकर के क्या होता है भाई, भारत का राजनीतिक वर्ग अब विदेशी शासन से क्या है, असंतुष्ट है। और यही असंतुष्टि क्या होता है, यही असंतुष्टि 1857 के विद्रोह का कारण बनता है। आइए भाई अब कहां पे आते हैं, प्रशासनिक कारण क्या है। प्रशासनिक कारक कौन से हैं, तो प्रशासनिक कारण में अभी आप लोग जो कहा जाए ना कि आईएएस बनेंगे, ठीक है भाई आईएएस बनेंगे। आईएएस का इतना सम्मान क्यों है, इस पद का इतना ज्यादा सम्मान क्यों है, किसी भी पद पर आप 5-6 साल से ज्यादा नहीं रहते हैं। ज्वाइनिंग होती है तो बताओ, ज्वाइनिंग ही आप एसडीएम साहब बनते हैं, 2-3 साल एसडीएम रहते हैं कि फिर एडीएम बन जाते हैं, वही 2 से 3 साल आप एडीएम रहते हैं, मतलब 4 से 6 साल में आप जिले का डीएम साहब हो जाते हैं। डीएम साहब भी ऐसा नहीं है कि आजीवन आप डीएम रहेंगे, डीएम भी आप 4 से 6 साल तक ही रहते हैं। उसके बाद फिर प्रमोशन होकर के आप कमिश्नर, मतलब अभी डीएम है तो जिला आपके अंडर में आ रहा है, कमिश्नर हो गए तो पूरा मंडल आपके अंदर में है। अब मंडल पे भी ऐसा नहीं 6 जिला का मालिक है तो आप पूरे सर्विस में वहीं पे रहेंगे। हर 4-5 साल में आपका एक प्रमोशन होता ही रहता है। और होते होते अभी क्या है, अभी एक साधारण उसकी तरह से आप लगा होगा भाई ना कि एक साधारण से बच्चे हैं, आज का मेहनत आपको क्या करेगा, धीरे धीरे एक निश्चित समय अंतराल के बाद आप कहां पे आते हैं, सेक्रेटरीट लेवल पे, सचिवालय स्तर पे आते हैं। पूरे देश का एक विभाग आपके अधीन हो जाता है। आप अभी एक सिग्नेचर करते होंगे, उसका वैल्यू आपको खुद नहीं समझ में आता होगा। किसी एक विभाग के जब सचिव हो गए तो अपने साइन का, अपने सिग्नेचर का, अपने हस्ताक्षर का महत्व समझिए। तो मुद्दे की बात क्या है, मुद्दे की बात यह है कि प्रशासन में पदोन्नति जो है, प्रमोशन जो है, वो आपका एक मोटिवेशनल फैक्टर है। प्रमोशन हटा दिया जाए, इस सेवा का आकर्षण खत्म हो जाए। बहुत सारे प्रशासन, ये शोषण, जैसे मैं कहा था पहले, बिच्छू का काम ही क्या है, बिच्छू का काम ही डंक मारना। ये अंग्रेज है भाई, ये अपनों के नहीं हुए, विश्व इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पे आप समझेंगे, ये जब अपनों के नहीं हुए तो भारतीयों के कैसे हो सकते हैं। इन्होंने जितना शोषण हमारा किया उससे कतई कम अपने लोगों का नहीं किया। बड़ा ही अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इसे इतिहास पढ़ेंगे। प्रशासनिक कारण क्या था भाई, तो पहला कारण था कि कम वेतन था, कम वेतन। दूसरा कारण क्या था, नस्लीय भेदभाव था, नस्लीय भेदभाव था। तीसरा कारण क्या था, समुद्र पार गमन था। चौथा कारण क्या था, पदोन्नति के अवसर नहीं। अगला, यूरोपीय सैनिकों की तुलना में भारतीय सैनिकों से
भारतीय भारतीय सैनिकों से अत्यधिक कठिन कार्य करवाना, हार्श वर्किंग कंडीशन इसे कहते हैं, हार्श वर्किंग कंडीशन एट द ग्राउंड लेवल इन कंपेरिजन टू द यूरोपियन सोल्जर्स। तो प्रशासनिक कारण क्या है भाई? प्रशासनिक कारण जो है, ये सारे मल्टी डायमेंशनल रीजन रहते हैं। राजा अगर पढ़ने के लिए आए हैं तो पढ़िए, और कौन सा गेम खेल रहे हैं ना, अगर वो गेम खेलना है तो आपका ही गेम खत्म कर दिया जाए, ठीक है। पढ़ने आए कि गेम खेलने के लिए आए हुए हैं, तो बिल्कुल बेटा ये सब बिल्कुल चैट बॉक्स में ये सब बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है। ये यूट्यूब वाली क्लास में फ्री में आए हैं, आगे कुछ भी लिख रहे हैं। तो एक भारतीय जो समान पद पे होता था, उसकी तुलना में एक यूरोपीय सैनिक को 4 से 6 गुना तक वेतन दिया जाता था। इट वॉज द whatsoever the wages of the Indian official, so many times larger the European official they were getting for the same post and for the same liabilities, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है कम वेतन से भारतीयों के अंदर असंतुष्टि था कि एक यूरोपीय सैनिक की तुलना में हमें कई गुना कम वेतन मिल रहा है, और बदले में क्या था, कई गुना वेतन कम मिल रहा है, लेकिन एक यूरोपीय सैनिक को या एक यूरोपीय पदाधिकारी को ऑफिशियल काम दिया जाता था। उनसे कहा जाता था कि आप ऑफिस के अंदर बैठ करके ऑफिस का काम करेंगे। ये कहा जाता है ना, जैसा देश वैसा भेष, जैसा देश वैसा भेष। भारतीय भारत की परिस्थितियों से ज्यादा वाकिफ थे। जब भारत की परिस्थितियों से ज्यादा वाकिफ थे तो जो फील्ड वर्क था, वो फील्ड वर्क क्या था, वो भारतीयों को दिया जाता था। आप परिस्थितियों से वाकिफ है तो आप जाइए जो है फील्ड वर्क कीजिए। एक तो क्या है, एक तो वेतन आप कम दे रहे हैं, और दूसरे क्या है, दूसरे ज्यादा जटिल परिस्थितियों में भारतीयों से काम करवा रहे हैं। मई जून का महीना है भाई, उस जमाने का पंखा अगर देखेंगे ना तो अंग्रेजों के जमाने में यहाँ पे लाइट नहीं थी। गुलामों से वो क्या करवाते थे, गुलामों से या जो आसपास के गांव, अच्छा उसमें भी हद थी भाई ना, या तो बूढ़े को रखते थे और या तो इस काम के लिए पंखा चलाने के लिए बहरे को रखते थे। चलिए भाई राजा माफ कर दिया कि आपने सॉरी बोला, लेकिन दोबारा से ऐसा मत कीजिए बेटा, पढ़ने के लिए आए हुए हैं, खूब शिद्दत से पढ़ाई कीजिए। तो कहने का मतलब क्या है भाई, कहने का अर्थ यह है कि एक बाहर से क्यों काम करवाया जाता था। अरे उस समय का जो पंखा होता था ना, पंखे में एक रस्सी लगा हुआ होता था, वो डोरी जो होता था वो ऐसे होकर के आता था, फिर किसी दीवार में छेद होता था, दीवार में छेद के माध्यम से बाहर जाता था। बाहर जैसे साइकिल का पैडल होता है, वैसे साइकिल के पैडल की तरह आप सो करके, मतलब एक गुलाम जो है, एक दास जो है, या एक गांव का निम्न वर्ग का जो व्यक्ति है, वो सो करके पाउडी मारता रहे या बैठ करके मारता रहे, उससे मतलब वो जितना पाउडी मारेगा अंदर का पंखा उतना डोलेगा। अगर थक गया, पांव रुक गए, तो फिर वही है, लोकतंत्र थोड़ी था, वो लोकतंत्र थोड़ी था भाई। चलिए दे कोड़ा जब तक शरीर का चमड़ा नहीं छिल जाता था। तो कहने का अर्थ क्या है कि ऑफिशियल वर्क में तो काफी जो कंडीशन, वर्किंग कंडीशन होती थी वो बेटर होती थी। भारतीयों को कहा जाता था जाओ इस 45 डिग्री के टेम्परेचर में। प्रशासनिक भारत का जो महकमा था, प्रशासन में जो भारतीय थे, वो अंग्रेजी शासन से क्या, देखिए पाप का घड़ा बूट बूट करके भरता है। अगला कारण क्या है, पदोन्नति के अवसर में। अभी मैंने बताया कि भारतीय जो है सबसे उच्च पद नायब सूबेदार तक जा सकते थे। नायब सूबेदार ऑफिसर रैंक में सबसे नीचे का पद होता है। नस्लीय भेदभाव, उनका एक जो कहा जाता है ना तकिया कलामी होता था, यू ब्लडी इंडियंस। वो यूरोपीय थे, वो नस्ली आधार पे अपने आप को श्रेष्ठ नस्ल का समझते थे, भारतीयों को निम्न नस्ल का समझते थे। निम्न नस्ल का समझते थे तो ना तो अपने पास बैठाते, मतलब वो एक रेशियल सुपेरियोरिटी का कॉन्सेप्ट था। ना तो अपने पास बैठाते थे, ना तो अपने योग्य समझते थे, ना तो अपने साथ खेलते थे। अभी कौन सी वो RRR मूवी आई थी, उसमें भी देख सकते हैं। इस नस्लीय भेदभाव से आपके ही घर में कोई घुस जाए, घर में घुस करके कहे कि आप घर में घुसे, आपके घर पे कब्जा कर ले, कब्जा करने के बाद फिर आपसे क्या कहे, आपसे रोज कहे कि आप हमारे बराबरी में मत बैठो, अछूत हो, निम्न हो। एक दिन क्या होगा, खून खोलेगा और कहेंगे कि यार बता ही देते हैं कि क्या है। मुद्दे की बात क्या है भाई, मुद्दे की बात है कि हमारे घर में घुसे हुए, हमारे घर में घुस करके क्या है, हमारे घर में घुस करके हमारे ही देश पर, हमारी मिट्टी पे कब्जा किया, और हम भी लोगों से भेदभाव कर रहे हैं, और वो भी नस्ली आधार पे, गोरे और काले। और हमारी संस्कृति क्या थी भाई, हमारी संस्कृति गोरे काले में न भेद हो, जहां हम उस देश के वासी हैं, भारत के रहने वाले हैं, भारत के गीत सुनाते हैं। अगला क्या था, अगला भारत पर नियंत्रण का मूल मंत्र ही यही था। मूल मंत्र ही यही था। क्यों भारत इनके लिए इतना, दिलो जान से ज्यादा भारत क्यों इनके लिए प्रिय था? तो दिलो जान से भारत, दिलो जान से भी ज्यादा प्रिय होने का कुछ तो
कारण था भाई, और वो कारण क्या था? वो कारण ये था, वो कारण ये था, भारत जो था, भारत ब्रिटिश साम्राज्य के मध्य में था। भारत जो है ब्रिटिश साम्राज्य कहां से कहां तक? ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अमेरिका, कनाडा तक। अब कहीं भी विद्रोह होता था, बगल में यहां बर्मा में विद्रोह हो गया, बगल में कहीं भी इनके ब्रिटिश साम्राज्य में कहीं भी विद्रोह होता था, भारत मध्य में, यहां से सैनिकों को अफ्रीका भेज दीजिए, यहां से बर्मा भेज दीजिए, अपने यहां युद्ध हुआ, क्रीमिया का युद्ध हुआ, वहां बुला लीजिए। भारतीयों को कहां भेजा जाता था? भारतीयों को जहां कहीं भी ब्रिटिश साम्राज्य में विद्रोह होता था, समुद्र पार भेजा जाता था। हाँ भाई, मीनाक्षी ने सही लाइन बताया, हम लोग भूल जाते हैं, गोरे कालों का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। ठीक है, मुद्दे की बात क्या है भाई? मुद्दे की बात यह है कि समुद्र पार गमन और हमारे शास्त्रों के अनुसार से एक मूवी आपके एग्जाम में पूछा गया है, 2016 के आईएएस में पूछा गया है। हॉलीवुड की पिक्चर देखते हैं कि नहीं देखते हैं? और पिक्चर देखते हैं, अगर इंग्लिश समझ में आता है तभी ये मूवी देखिएगा, हिंदी में ये मूवी नहीं डब नहीं हुआ है। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी जो है, ये 2016 के आईएएस के प्री में पूछा गया था कि ये किस पर आधारित पिक्चर है? ये रामानुजम पे आधारित पिक्चर है। यूट्यूब पे अवेलेबल है, देख सकते हैं, बहुत ही बेसिक, ऐसा भी नहीं बहुत कठिन इंग्लिश नहीं है, थोड़ा बहुत समझ में आता है, देख सकते हैं। रामानुजम जो रहते हैं वो तो 1914 में ब्रिटेन गए थे। रामानुजम 1914 में ब्रिटेन गए थे। बात अभी हम लोग 1857 की कर रहे हैं। उस पिक्चर में शुरुआती में देखिए, जब रामानुजम कहते हैं कि अपनी मां से कहते हैं कि मैं विदेश जाऊंगा, उनकी मां के चेहरे का एक्सप्रेशन देखिएगा, उनकी मां रुहासी सी हो जाती है। भारतीय शास्त्र में ये था ही नहीं कि आप समुद्र पार जाइए। कहती तुम समुद्र पार जाओगे, अपना धर्म भ्रष्ट करोगे, अभी पत्थर की तरह खड़े हैं, फिर मां रोने लगती है। It was not acceptable to go for the overseas journey according to our mythology. समुद्र पार गमन का प्रावधान नहीं था, ये जबरन भेजते थे और कोई अतिरिक्त भत्ता भी नहीं देते थे। अगर आज यूएनओ की पीस कीपिंग फोर्स है भाई, भारत का कोई सैनिक अगर यूएनओ की पीस कीपिंग फोर्स में जाता है तो अतिरिक्त उनको सैलरी लगभग दुगना तिगुना मिलती है। यहाँ पे आपको समुद्र पार भेज भी रहे हैं, कोई सैलरी भी नहीं दे रहे हैं, और भेज रहे हैं किस लिए? युद्ध के लिए भेज रहे हैं, पता भी नहीं जिंदा आएंगे कि नहीं आएंगे। शोले पिक्चर में गब्बर का डायलॉग रहता है ना, ये बहुत नाइंसाफी है, वो दो थे तुम तीन थे। तो कुछ ऐसा ही भारतीयों को भी लगता है कि भाई बहुत ही नाइंसाफी है, और कब तक बर्दाश्त करते हैं? पाप का घड़ा 100 साल में भर जाता है, और अंततः क्या हो जाता है? 1857 का विद्रोह हो जाता है। आइए भाई, अब कहां पर आते हैं? राजनीतिक कारण हो गया, प्रशासनिक कारण हो गया, सामाजिक कारण पे आते हैं। सामाजिक कारण पर आते हैं। सामाजिक कारण क्या है भाई? सामाजिक कारण क्या है? तो सामाजिक कारण में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय सामाजिक मान्यताओं में हस्तक्षेप क्या होता है? इसका कारण बनता है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंटरवेनिंग इन द सोशल बिलीफ्स ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियंस, दिस वाज द काउंटर रिएक्शन ऑफ द इंडियंस। हमारी सामाजिक मान्यताओं में हस्तक्षेप, अरे भाई कोई भी जो मान्यता है उनका क्या है? उनका जो है अपना पश्चिमी संस्कृति है, बाप बेटा बैठ के दारू पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ पर अगर बेटा अपने बाप से कहे कि आज आप समझ रहे हैं कि ये हमारे समाज में मान्यता नहीं है, तो हर समाज की अपनी मान्यता होती है। ठीक है, तो मुद्दे की बात क्या है भाई? मुद्दे की बात यह है कि वो हमारी मान्यताओं में हस्तक्षेप कर रहे थे। अब भाई ऐसा भी नहीं था कि हम लोग दूध के भूले हुए थे, हमारे बीच में कमियां थी। There were some certain drawbacks in the typical Indian society, and whatsoever the reforms of the Britishers, they were the progressive in character. तो कौन सी मान्यताओं में हस्तक्षेप था? तो 1829 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? 1829 ईस्वी में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विवाह अधिनियम। 1835 ईस्वी में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत। ये सारे क्या रहते हैं? ये हमारी सामाजिक मान्यताओं में हस्तक्षेप रहता है। अब हमारे यहाँ पे क्या था भाई? हमारे यहाँ पर प्राचीन काल से एक परंपरा चल रही थी, और वही कह सकते हैं कि जो मैंने कई बार कहा ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था। शोषण तो हुआ है भाई, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भानुगुप्त का एरण अभिलेख 510 ईस्वी का है, सती प्रथा का पहला अभिलेखी साक्ष्य। द फर्स्ट एपिग्राफिकल एविडेंसेस ऑफ द सती सिस्टम, इट इज मेंशन्ड इन द भानुगुप्त एरण इंस्क्रिप्शन।
तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात यह है कि सती प्रथा हमारे यहाँ पे गलत प्रथा थी, ऐसा हमारे धर्म में धीरे धीरे स्थापित कर दिया गया कि पत्नी का पति मर गया तो इस दुनिया में उसका क्या काम है, उसे भी जलती चिता पे मर जाना चाहिए। इन्होंने इसे अमानवीय प्रथा घोषित किया और बैन कर दिया जो कॉन्जर्वेटिव थे। कॉन्जर्वेटिव मींस कि जो रूढ़िवादी थे, रूढ़िवादियों को लगा कि मान लिया कि एक बार ये गलत प्रथा है, भारतीय समाज की गलत प्रथा है, तो इसमें सुधार का अधिकार किसका होना चाहिए? भारतीय करेंगे कि आप करेंगे? टिपिकल एंड कॉन्जर्वेटिव माइंडसेट ऑफ द सम पीपल्स ऑफ आवर सोसाइटी। मुद्दे की बात क्या है भाई? मुद्दे की बात यह है कि सती प्रथा को कुछ जो रूढ़िवादी लोग रहते हैं इसे मानते हैं कि हमारे मामले में हस्तक्षेप है, अगर गलत भी है तो हम सुधार करेंगे, ना कि आप करेंगे। अगला मुद्दा क्या है? 1856 ईस्वी विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। क्रांति के एक साल पहले क्या होता है? क्रांति के एक साल पहले 1856 ईस्वी में, अब भाई सती प्रथा बैन हो गया, अगर पति पति की चिता पे नहीं जल रही तो वो विधवा है। विधवा है तो ये हमारा समाज है, हमारे समाज में उसके ऊपर 100 प्रतिबंध। एक विधवा का जीवन ही नरक है भाई। सती प्रथा में तो एक ही बार में जाके मर जाना था ना, एक विधवा का जीवन ही तिल तिल करके मरना है। एक तो समाज का उलाहना है, दूसरा जो है अपशगुन के रूप में, दे वर नॉट कंसीडर्ड द ऑस्पिशियस ऑन एनी ऑस्पिशियस ओकेजन। किसी भी शुभ घड़ी में एक विधवा की परछाई नहीं होनी चाहिए, तमाम बंदी से सफेद साड़ी में रहना है, क्या गर्म मसालों का प्रयोग, लहसुन प्याज का सेवन नहीं, मतलब मैं वही है कि एक जीवन ही नरकीय जीवन है। और एक महिला अगर विधवा हो गई तो उसका क्या दोष है भाई? समथिंग दिस इज हैपनिंग आउटसाइड ऑफ द सर्कमस्टांसेस। If there is any sudden casualty occurred by some outer circumstances, what is the something the drawbacks of that women's who is considered the widow of our society? तो अंग्रेजों ने क्या किया? कैनिंग गवर्नर जनरल रहता है, वो कहता है कि विधवाओं का विवाह होगा। मजा है तौबा भाई, आप कौन है इसमें हस्तक्षेप करने वाले? 1835 में क्या हुआ? 1835 में जाइए दादाजी से अंग्रेजी में बोलिए, दादाजी से अंग्रेजी में बात कीजिए, आपको प्रमाण मिलेगा कि आपके दादाजी सकारात्मक सोच वाले हैं कि नकारात्मक सोच वाले हैं। अंग्रेजी में बात कीजिए, पहले तुमको समझ में नहीं आएगा। 99% के दादाजी के बारे में मैं कह रहा हूं। अगर खुश हुए तो इसका मतलब है कि दादाजी सकारात्मक है, अगर कुछ अंड बोल रहे हैं, कुछ आपको डांटना शुरू कर दिया, इसका मतलब क्या है? नकारात्मक सोच है। अंग्रेजी शिक्षा अंग्रेजों ने, भले उनकी मनसा अपनी थी, लेकिन राजा राम मोहन रॉय ने उसका समर्थन किया था। आगे चल करके मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन होता है, सैयद अहमद खान रहते हैं, उन्होंने भी समर्थन किया था इंग्लिश एजुकेशन का। तो मुद्दे की बात क्या है भाई? मुद्दे की बात यह है कि इंग्लिश एजुकेशन को भी रूढ़िवादी भारतीय वर्ग ने अपनी सामाजिक जो कह सकते हैं मामले हैं, उस मामले में हस्तक्षेप की तरफ देखा। और ये क्या होता है? हाँ, आपके ऊपर भी लागू होता है। मैं भी बीच में इंग्लिश बोल दे रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगा तो मान लीजिए सकारात्मक, अगर बुरा लगा तो मान लीजिए कि आप भी उसी रूढ़िवादी परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पापा तो हमेशा खुश होंगे, पापा नए ख्याल के हैं ना, इसलिए पापा हमेशा खुश होंगे। मैं दादाजी पे करूंगी, दादाजी पे जाके प्रयोग की, दादी भी खुश होंगे। चलिए भाई, तो ये क्या है? ये जो है सामाजिक कारण है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि आर्थिक कारण क्या था। आर्थिक कारण क्या था? तो आर्थिक कारण में धन का निर्गमन है, ड्रेन ऑफ वेल्थ है, विविध भू राजस्व प्रणाली है, और किसान वर्ग का शोषण है। किसान वर्ग का शोषण है। विविध भू राजस्व प्रणाली कौन सी रहती है? तो विविध भू राजस्व प्रणाली रैयतवाड़ी है, महालवाड़ी है और जमींदारी है। रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और जमींदारी। अगला आर्थिक शोषण क्या है? मजदूर वर्ग का शोषण। अगला जो है वो क्या है? कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण। अगला क्या है भाई? अगला मुक्त व्यापार की नीति। मुक्त व्यापार की नीति। अगला क्या है? हथकरघा उद्योग का विऔद्योगीकरण। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है? देखिए भाई, मैं भी माना हूं, ठीक है ना, मैं ऐसा नहीं हूं कि मैं सिंह लगाया हूं। सिंह है क्या मेरे सर पे? जब भी अगर मैं गुस्सा करता हूं, इसका मतलब मैं आपका शुभचिंतक हूं। अगर मुझे आपसे कोई लेना देना ही नहीं होता, कोई लगाव ही नहीं होता, तो गुस्सा होने का मतलब ही क्या होता? कोई अलमा फलक करके है, उनका ये था कि सर आप मुस्कुराते रहिए,
आप गंभीर होते हैं तो डर लगता है, ठीक है। बस केवल देखिए गुस्सा गुस्सा आप लोगों से, वही मैं कहता हूं ना कि आप लोगों से भी मेरा मोहब्बत, मेरा प्यार, मेरा स्नेह उतना ही है जितना आप लोग हमसे करते हैं। कुछ बच्चे हैं जो सिंसियर नहीं होते हैं, सिंसियर, और कभी कभी भाई होता है ना कि उलझुल का बस कोई ये पूछे नवाब और दीवाने का अंतर होता है, तो यही लगेगा ना कि क्लास 6 भी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। ये कह रहे मेरे नाम में सिंह है तो देखिए ना, मैं ऑनेस्टली बताऊं बेटा, मैं दिल का बहुत साफ इंसान, मैं दिल का बहुत साफ इंसान, और सही बताऊं मैं बहुत मेहनती इंसान हूं। कहीं भी आप ना मेरे गर्दन से लेकर के कहीं भी आप आडंबर नहीं देखेंगे। जो आडंबर कहा जाता है ना कि सोना पहने हैं, खूब वो किए हैं, कर्म पे विश्वास करने वाला व्यक्ति है, आडंबर और दिखावापन और वो वाला नहीं है। तो मुद्दे की बात है ना, और आप लोगों के प्रति गुस्सा भी ऐसा नहीं है कि वो परमानेंट है, वो जो होता है ना, कुछ गुस्सा हुआ तो ऑटोमेटिक निकला, और निकला तो बच्चों से कौन सी नाराजगी है भाई। आप लोगों को तो कहता हूं कोई सॉरी, अभी राजा नाम था शायद ना, राजा जो गेम खेल रहे थे, सॉरी बोला, मैंने कहा भाई सॉरी बोल दिया, बात हुई और चली गई। तो मुद्दे की बात यह है बेटा ना कि डरना नहीं है, ठीक है। अरे कौन सा सामने बैठे हुए हैं, कुछ लोग मर्यादा की सीमा पार करते हैं, मर्यादा की सीमा पार करते हैं तो उनके लिए मैंने कई बार कहा ना, अति का भला न बरसना, अति का भला न चुप। ज्यादा अगर आप चीजों को इग्नोर करेंगे तो जो होता है ना, नकारात्मक शक्तियां और ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है ना कि एक लक्ष्मण रेखा होना चाहिए, कहां पे अब रोकना है, अब बहुत ज्यादा हो गया, अब यहां पे रोकना है, ठीक है। तो आइए भाई, तो आर्थिक कारण पे हम लोग आते हैं। आर्थिक कारण क्या है, तो आर्थिक कारण जो है, मजदूर वर्ग का शोषण कर रहे थे। मजदूर वर्ग का शोषण किस रूप में कर रहे थे, तो मजदूर वर्ग का शोषण, वेतन कम देते थे। अरे भाई ना, क्या मतलब कह सकते हैं ना कि वो दौर था जो बीत गया। आपसे मैंने कई बार कहा है ना कि ये दौर जो चल रहा है मानवता का स्वर्णिम दौर है, मानवता का स्वर्णिम दौर है। मानवता का स्वर्णिम दौर है मींस व्हाट, कि वो दौर ऐसा था भाई ना कि आप कमजोर हैं, आपका शोषण होगा, ठीक है। तो मजदूर बेचारा क्या था, मजदूर बेचारा गरीब वर्ग था, असहाय वर्ग था। शोषण किस रूप में था, कार्य के अधिक घंटे, हार्ड तोड़ मेहनत, 16 से 18 घंटा, आज की तरह 9 घंटा और 12 घंटा वाला नियम नहीं था, हार्ड तोड़ मेहनत करवाया जाता था। 16 से 18 घंटा बेचारा एक मजदूर मजदूरी करेगा, कब जाकर, तो मजदूर है भाई ना, कोई कंपनी का मालिक तो है नहीं, मजदूर है तो फैक्ट्री से दूर कहीं गरीब बस्ती में रहता होगा, गरीब बस्ती में रहता होगा तो 16 घंटा काम करके जाएगा भाई, तो खाना बनाएगा, कपड़ा साफ करेगा, दिन आफ्टर क्या करेगा, दिन आफ्टर सोना भी है, फिर पैदल चल करके फैक्ट्री भी अगले दिन आना है। ये शोषण था, और शोषण की परंपरा कब, जब पानी से ऊपर निकलता है तभी एक्शन का रिएक्शन होता है। 1857 का महान विद्रोह कर रहे हैं। वेतन कम मिलता था, एक तो हाथ और काम, उसके बाद वेतन कम, कार्यस्थल पे मर गए तो बच्चे और पत्नी क्या हो गई, यतीम हो गए। कोई भी सोशल सिक्योरिटी नहीं था, कोई भी इंश्योरेंस के, फैक्ट्री में काम करते हुए मर गया तो कोई भी सामाजिक सुरक्षा नहीं था, कोई साप्ताहिक तो छोड़ दीजिए भाई, महीना में भी कोई इनको नहीं मिलता था, कोई अवकाश नहीं मिलता था, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो है मजदूरों का शोषण, और मजदूर क्या होता है, मजदूर एक विदेशी शासन का विरोधी हो जाता है। अगला जो है, धन का निर्गमन कर रहे हैं। दादा भाई नौरोजी ने कहा धन का निर्गमन ड्रेन ऑफ वेल्थ, लेकिन जब निर्गमन तो भाई उसी दिन से शुरू हो गया था जिस दिन से मीर जाफर को इन्होंने किस रूप में प्रयोग किया, मीर जाफर को अलादीन के चिराग के रूप में यूज किया। जब जितना चाहिए मीर जाफर को रगड़ो, देगा ही। मैंने बताया था पिछली क्लास में कि मीर जाफर को अपने राजमहल के सोने के बर्तन तक बेचने पड़े, सब कुछ बिक गया, लेकिन जो नहीं पूरा हुआ वो अंग्रेजों की लालच नहीं पूरा हुआ, धन का निर्गमन। इस धन के निर्गमन से क्या था भाई, जो भी जागरूक वर्ग था उसे लगा ये सोने की चिड़िया क्या है, ये सोने की चिड़िया, जो वो लाइन आपको सुनाया था ना, कल चमन था आज एक सेहरा हुआ, देखते ही देखते ये क्या हुआ। सोने की चिड़िया लूट रही है और हम आपका विरोध भी ना करें, इससे एक विदेशी शासन के प्रति घृणा उत्पन्न होती है। अगला क्या है, विविध भू राजस्व प्रणाली। भारत आज भी किसानों का देश है, किसानों का देश है भाई, तो जिस प्रकार का देश है सबसे ज्यादा शोषण की संभावना भी वहीं पे है। किसानों का शोषण करने के लिए 3 व्यवस्था लाते हैं। इसको विस्तार में हम लोग अंत में 1947 के बाद ब्रिटिश शासन का भारत पर आर्थिक प्रभाव, उसमें हम लोग विस्तार में देखेंगे। तो इन तीनों व्यवस्था में जो मूल में था वो क्या था, मूल में था उच्च भू राजस्व की दर, हाई लैंड रेवेन्यू पॉलिसी। अब उच्च भू राजस्व की जो दर था, मिनिमम 50% लेते थे। बता, एक किसान बेचारा 4 महीना मेहनत कर रहा है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, सब कुछ उसका डूब गया तो उसका नुकसान, और नहीं तो आगे 50% पर इन्हीं को दे दीजिए। तो कहने का अर्थ क्या है कि एक तो उच्च भू राजस्व की दर, दूसरे क्या था, कोई भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी, अकाल पड़ गया, बाढ़ आ गया, ओला पड़ गया, तूफान में फसलें जो वो हो जाती हैं, फसल बर्बाद हो गया, उससे इनको लेना देना नहीं है, इनको 50% जो फिक्स है वो उनको चाहिए ही चाहिए। अब एक बेचारा किसान क्या करे भाई, एक बेचारे किसान
अगर अकाल पड़ गया या बाढ़ में फसल डूब गई तो किसान तो अपने खाने के लिए नहीं आपको 50% कहां से दे दे? अब करते क्या थे, अगर भू राजस्व नहीं देंगे तो घर के बाहर जो पशु होते थे, गाय है, भैंस है, बकरी है, उसको भू राजस्व के रूप में लेके चले जाते थे। उससे अगर जी नहीं भरा तो क्या करते थे? लालच की मैंने कहा ना, लालच तो नवाब साहब ने पूरा नहीं कर पाया, किसान कहां से पूरा कर पाएगा? तो मुद्दे की बात क्या है भाई? मुद्दे की बात यह है कि जब उससे भी मन नहीं भरा, गाय भैंस को ले जाके मन नहीं भरा, तो घर की बहू बेटियों को किस रूप में लेके जा रहे हैं? भू राजस्व के नाम पर लेके जा रहे हैं। आप ये बताइए कौन सा ऐसा, कितना भी मत्ता किसान हो भाई, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपनी आंखों के सामने अपनी बहन बेटियों को भू राजस्व के रूप में जाता हुआ देखे? ऐसे कोई तलवार नहीं उठाया था, ऐसे कोई तीर कमान नहीं उठाया था, उनके साथ शोषण हुआ था, और शोषण नहीं हुआ तो शोषण की पराकाष्ठा हुई थी। तिल तिल करके मरने से कहा जाता है ना कि स्वाभिमान की मौत भी नसीब वालों को मिलता है। तिल तिल करके मरने से बेहतर लोगों ने सोचा कि एक बार, तो कहा जाता है ना कि एक बार इनकी दास्तां को या तो आर पार करेंगे या तो मार देंगे या तो मर जाएंगे, लेकिन शोषण की पराकाष्ठा इनसे नहीं सहेंगे। ये क्या था भाई? ये आर्थिक कारण है। चलिए भाई, तो अभी तक का जितना कारण पे मैंने आप लोगों से चर्चा किया, इसमें कहीं पे कोई डाउट है क्या? क्योंकि समय अब धीरे धीरे समाप्ति की कगार पे है, तो अब नया वाला पहलू जो है धार्मिक सांस्कृतिक कारण, उसे नहीं ले सकते हैं। आप लोग मुझे ये बताइए कि अभी तक का जो पहलू मैंने कारण में डिस्कस किया, वो सारे पहलू क्लियर हैं? लक्ष्मी भाई, कल आप लोग की क्लास है, कल सैटरडे है ना, कल आप लोग की ऑप्शनल की नहीं है, तो कल हम लोग मिलेंगे और कल लक्ष्मी बाई के बारे में जो है देखा जाएगा। वो आकस्मिक कारण में आएंगे, लक्ष्मी बाई जो है आकस्मिक नहीं, वो विद्रोह के प्रसार में आएंगी। ठीक है, तो चलिए भाई, यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे आज के क्लास को हम लोग विराम देते हैं। मिलते हैं कल फिर हम लोग इसी समय इसी मंच पे। टिल देन ऑल द बेस्ट, थैंक यू।